राजिया एक्टम प्रोग्राम में मेरे साथ सरीजा ही हैं और सईद काजी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बलियों के 6 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की, जिसमें पंजाब के 5 हल्के और सिंध असम्बली का 1 हल्का शामिल है। यहाँ पर इंतजाम क्या किए गए हैं, सिक्योरिटी का कैसा बंदोबस्त किया गया है, और ये ज़िमनी इंतखाबात इसलिए भी अहम है कि मजीद 3 महीनों में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इससे लोगों के बिहेवियर का पता चलेगा कि वो किस पार्टी को चुनकर आइंदा इलेक्शन के लिए भी उसकी जीत को यकीनी बनाने वाले हैं, क्योंकि अब तक इन 4.5 सालों में हर पार्टी अपनी कारकर्दगी दिखा चुकी है। कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पर ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ अपने नुमाइंदों से बात करें और वहाँ के जो हल्के हैं उनके हालात वाक़यात का जायजा लें। हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा ये है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात कौम को क्या बेहतर लीडरशिप फराहम कर सकेंगे। इस पर आप अपनी राय दीजिए, हमें ईमेल कीजिए या SMS कीजिए। कुछ और मज़ीद खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहले काजी साहब से पूछते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, कल पार्लियामेंट की एक खसूसी कमेटी के सामने कुछ ऑफिशियल थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के, वो जो एक एक्ट 2005 में जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट था, उस हवाले से वो मीटिंग हुई। जो एहसास ज़िम्मेदारी तो इसी से लगता था कि 10 मेंबरान ने होना था और 3 मेंबरान वहाँ पे मौजूद थे। बहरहाल अब हम इस कानून के बाद 2005 में जो बना था, मजीद अब हम लोन नहीं, 60% GDP से अगर आपका लोन एक्सीड करते तो आप नहीं ले सकते। मगर इससे ज़्यादा अहम खबर जो इससे जुड़ी हुई है वो IMF की एक बड़ी हार्श वार्निंग आई है, और हार्श वर्डिड उनका 1-2 दिन पहले एक बयान था, क्योंकि हम दोबारा उनकी तरफ जा रहे हैं, और वो इसलिए जा रहे हैं कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बड़ा शदीद ख़तरा है कि तेज़ी से डिप्लीट हो सकते हैं। अब ये एक बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है, और वो ये कि हम एक तरफ तो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, स्पेंडिंग हुकूमत को बढ़ानी है और वो बढ़ा रही है, दूसरी तरफ हमें फिर कर्जा चाहिए। मगर इसमें जो अहम बात है वो ये है कि हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उसको आके नेचुरली जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट है वो आके करे, क्योंकि अनपॉपुलर आपको इकदाम करने पड़ते हैं। जबकि इस दफ़ा IMF कहता है कि नहीं, हम इलेक्टेड लोगों से ही करवाएंगे, और वो करवाएंगे क्या? सब्सिडीज आप विदड्रॉ करें, टैक्स लगाएं, और फिर 3.8 मिलियन लोग जो खुद ये कह रहे हैं जिन्हें ये टैक्स नहीं लगाते, तो ये कोइंसाइड कर रहा है क्वाइट इंटरेस्टिंगली, एक आपका इलेक्शन और एक आपकी तारीख का एक इंतहाई बुरानी बजट। ये इस पे थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। और सेकेंडली एक स्टोरी मैंने जो पिक की है वो हमारे यहाँ जो सब्जियों में आलूदगी है उसमें जो एक कुछ सैंपल्स को चेक किया गया है, और मैं जब इस खबर में आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि बहुत से ममालिक ने हम पे पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि उसमें जो टॉक्सिक्स हैं वो इतने हैं कि वो उसे इंपोर्ट नहीं करते। मगर एक तो ये मामला है कि हमारे एक्सपोर्ट्स पे इसकी ज़्यादा आती है। मगर इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, एक जनरल डिस्कोर्स क्या चल रहा है, अखबारों में हेडलाइंस क्या लग रही हैं। और जब मैंने खबर को देखा कि उसमें 30-40% टॉक्सिक्स हैं जो हम खुद खा रहे हैं, तो क्या ही एक खुदा न खास्ता इज्तिमाई खुदकुशी की सूरत हाल बन रही है। तो ये जो इश्यूज हैं ये कैसे इग्नोर होते हैं, और कैसे कराची वायलेंस ये हो गया, इलेक्शन, जुडिशरी, एग्जेक्टिव, वहाँ हम उस खेल में फंसे हुए हैं और नीचे ये सिलसिला चल रहा है। और फिर आखिर में एक छोटी सी खबर, डॉक्टर कदीर खान साहब ने कल एक खैराती अस्पताल का इफ्तिताह किया था। हमें बार बार लोग कहते हैं ज़रा हेल्थ को आप किया करें, उसको उस पर बात किया करें। तो हेल्थ में इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स तो हैं, इमरान खान साहब ने भी हॉस्पिटल बना दिया, इसका भी देख लेंगे क्या बनने वाला है। लेकिन क्या ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो एक मेहमत हमारा हेल्थ का एक ज़बू हाल जो सेक्टर है उसको एड्रेस कर सकेगा? सॉल्यूशंस क्या है? चलें, ये तो अच्छी बात है कोई इंडिविजुअली किसी को फैसिलिटेट अगर लोग हो रहे हैं, मगर क्या ये हल है या नहीं, आज इस सवाल से बात करें। ठीक है समी साहब। अच्छा, काजी साहब ने जिक्र किया वो सब्जियों की एक्सपोर्ट जो है वो कुछ रुकी हुई है टॉक्सिक मादों की वजह से। तो मैंने जो आज खबर चुनी है पहली वो पोलियो वायरस के हवाले से है। उसमें जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग बोर्ड है उनकी एक वार्निंग उन्होंने जो वर्ल्ड हेल्थ रेगुलेटरी कमेटी है उसको उन्होंने दी है, और कहा है कि ये क्योंकि पाकिस्तान में पोलियो के जो मरीज़ हैं, पोलियो का जो मर्ज़ है उस पर काबू नहीं पाया जा सका, तो इसलिए पाकिस्तान से बाहर निकलने वाले हर बच्चे और हर एडल्ट को ये आप लाजम करें कि वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट पेश करें। अगर वो नहीं पेश कर सकता तो उस पर ट्रैवल की पाबंदियां लगा दी जाएं। और इसके साथ ही ये खबर आई है कि जो बलूचिस्तान का कुछ इलाका है जिसमें पसनी और किला अब्दुल्ला शामिल हैं, का साहब उसमें नई जो 2 केसेस उसमें सामने आए हैं, जो एक बड़ा जो ख़तरनाक तरीन पोलियो का वायरस है, सबीन टाइप 2 टाइप 2, वो उसमें पाया गया। तो इस पर देखेंगे कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं पाकिस्तानियों पर ट्रैवल की पाबंदी, वो मई 2013 को अगर ये सूरत हाल ऐसी रही तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। हर आदमी को कहीं से भी उसने जाना है तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। इस पर बात करेंगे। दूसरा, ब्रसल्स में
नेटो के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स चल रही हैं। पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल इशफाक परवेज़ कियानी भी वहीं पे हैं, हिना रबानी खर भी वहीं पर हैं, मुलाकातें बहुत हुई हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट वहाँ से आई है जनरल इशफाक परवेज़ कियानी की, जो उन्होंने ये कहा है कि जो अफ़गान लीडरशिप के ताबे मफाहमती अमल है उसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, और साथ ही दुनिया से ये कहा है कि जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं, आप उनका अदराक करें, आप उनको समझें कि इन कुर्बानियों की वजह से ही आज जो दुनिया कह रही है कि हमने उस जंग में फतह हासिल किया, उसमें पाकिस्तानियों का बड़ा रोल है। इस पर बात करेंगे कि आगे जो डिप्लोमेसी है अफ़गान सूरत हाल पर वो किस सिमत में जा रही है। और फिर जिक्र करूँगा मियाँ नवाज शरीफ साहब का। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये कहा कि कालाबाग डैम जो है वो कंसेंसस से ही बनना चाहिए। बिल्कुल बड़ी खुशाइन स्टेटमेंट आई है ये कि काला पंजाब के तरफ से एक तरह की, वैसे तो नेशनल लीडर है मियाँ साहब, लेकिन कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए, यही मतलब कंसेंसस से, उन्होंने कहा कि कंसेंसस से बनना चाहिए। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि जो इस वक्त जमहूरियत की ट्रेन चल रही है, अगरचे बहुत सारी तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी, लेकिन ये जो हुकूमत अपना टेन्योर आईनी पूरा करने जा रही है, इसमें मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा रोल है। और वो रोल क्या है, इस पर नजर डालेंगे कि क्या वो रोल है जिसकी वजह से ये जमहूरियत की पटरी पर चलती रही ट्रेन। मुझे ब्रेक लेने हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद आकर इन तमाम खबरों पर डिटेल से बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जिन हल्कों में आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, हल्के 15 नवंबर से पहले खाली करा लिए गए थे और मुहर्रम उल हराम के दौरान पोलिंग को मुलतवी करने की दरख्वास्त दी गई थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आज यानी 4 दिसंबर को इन तमाम हल्कों में इंतखाबात कराने की, ज़िमनी इंतखाबात कराने की इजाज़त दी थी। कैसा साहब, आपको लगता है कि आज वाले जो होने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं ये लोगों का माइंड सेट बताएंगे आने वाले जनरल इलेक्शंस के लिए? यूजुअली बस इस बारे में दोनों आराम मौजूद हैं, क्योंकि एक तो ये कि ज़िमनी इंतखाबात में जो हार जाते हैं वो कहते हैं जी ये कोई पूरे मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और जो जीत जाते हैं देखिए जी हमारे काम तो बिल्कुल ठीक था, हमने जो किया है 5 सालों में माशाल्लाह बहुत अच्छा था। इस तरह की कहानी होती है। मगर मैं समझता हूँ कि मैं जो चौधरी साहब ने कल मैं सुन रहा था, चौधरी शुजात हुसैन को, वो कह रहे हैं जी ये इलेक्टेबल्स का इलेक्शन होगा, ये जो हमारा इलेक्शन अगला आ रहा है ये इंडिविजुअल होगा। इसमें चूंकि हम ये देख रहे हैं कि एक, जैसे मैं कहता होता हूँ कि कोई ऐसी नज़रियाती सियासत हमें नज़र नहीं आती, थोड़ा सा उनसर हमें इमरान खान साहब की वजह से नज़र आया, लेकिन यूजुअली ये वही है कि ज़ाती असर नफूज बिरादरियों का इलेक्शन होगा उसमें, और इलेक्शन वाले दिन कौन ज़्यादा चौकस लोग हैं, कौन उठा के लोगों को पोलिंग स्टेशन पर ले जाता है। क्योंकि इसके अलावा जो आपको 1970s के इलेक्शन में एक ड्राइविंग फोर्स नज़र आती थी कि अंदर से लोग उठ के आते थे खुद भाग के, तो वो ऐसा मेरे ख्याल में आलम नहीं होगा। और इस इलेक्शन से हम कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जो अगला मैंडेट आएगा वो ज़्यादा फ्रैक्चर्ड होगा, उसमें हमें और एक और लूज कोलिशन बनेगी, बजाय अगर कोई इस दौरान कोई ऐसा और खेल या वाकया नहीं हो जाता जो लोगों को मतलब हिस्ट्री को आप प्रिडिक्ट तो जनरल इलेक्शंस के लिए लोग जो हैं वो अपना माइंडसेट बदल के रखेंगे। मतलब ये वैसे भी ज़िमनी इंतखाब जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा लोकलाइज्ड बन जाता है, क्योंकि उसमें जनरल इलेक्शन नहीं हो रहा होता, बिरादरियों का खेल होता है, आपस में धड़े लोकल धड़े बंदियां होती हैं। किस बुनियाद पर देते हैं? कारकर्दगी की बुनियाद पर ही देते हैं ना, भले ही डेफिनेटली कारकर्दगी की बुनियाद पर देते हैं। काजी साहब की ये बात तो सही है कि क्योंकि ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं हो रहा, कुछ मखसूस कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि जो नतायज आएंगे वो इसी तरह के होंगे। लेकिन इसकी अहमियत इसलिए है कि जो रवायती हरीफ हैं मुस्लिम लीग नवाज और फिर दूसरी जानब पीपल्स पार्टी और PMLQ जो आपस में उन्होंने जो अलायंस किया है वो एक दूसरे के आमने सामने है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो खास तौर पर बड़ी अहम है, वो चीचा वतनी वाली। वहाँ पर काजी साहब जो राय हसन नवाज उम्मीदवार हैं, वैसे तो इंडिपेंडेंट हैं लेकिन तहरीक इंसाफ ने उनकी पूरी कैंपेन की है। इमरान खान साहब ने अपने टेलीफोन नंबर से SMS किए हैं अपनी लोगों को, और वहाँ पर जो लोकल लीडरशिप है, मसलन शाह महमूद कुरैशी भी वहाँ पर गए तकरीर करके आए, तो वो उस हल्के पर बड़ी नज़रें लगी हुई हैं कि अगर वहाँ से तहरीक इंसाफ जीतती है तो ये एक जो चल रहा है माइंडसेट आ रहा है सामने कि शायद आने वाले इंतखाबात में भी वो कामयाबी हासिल करें। तो कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर होगा कि लोगों का ट्रेंड किस तरफ है, और बड़ा देखें अगर कोई नुमाइंदा है। बिल्कुल, मेयर शाहिद हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं, यहाँ पर गुजरात में मौजूद है, NA 107 में यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। मेयर शाहिद, यहाँ पर किन उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हो रहा है?
शाजिया, मैं इस वक्त जेलम में हूँ, पीपी 26 में। यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं, सबसे बड़े उम्मीदवार हैं, और इनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला है। और हैरान कुन बात यह है कि एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबले हैं। मुस्लिम लीग नून से दोनों का ताल्लुक है, राजा मोहम्मद अफजल खान और चौधरी खादम हुसैन। ये दोनों जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से हैं और दोनों ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं और दोनों को ही टिकट नहीं मिला, और ये दोनों जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। तीसरे उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद आरिफ हैं। ये तीनों उम्मीदवार जो हैं ये आज इनके दरमियान मुकाबला होगा और कांटेदार मुकाबला होगा। और जो आपने पहले बात की कि जनरल इलेक्शन के लिए शायद तैयारियां हो रही हैं और उसी के लिए माइंड सेट किया जा रहा है, तो यही लगता है। और यहाँ पर जो हमारी बात हुई है और ये थी कि जो दोनों मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो जो जीतेगा उसको आम इलेक्शन में, जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें टिकट मिलेगी। और अभी ये जो है तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और तकरीबन पोलिंग का अमल भी शुरू हो चुका है, लेकिन पहला वोट अभी तक कास्ट नहीं हुआ। बैलेट बॉक्स जो हैं वो दिखाए जा चुके हैं और इंतजामात भी मुकम्मल हैं, सिक्योरिटी भी ठीक है। मुस्लिम पुलिस की जो है पूरी पिंडी डिवीजन से पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई है, रेंजर्स के दस्ते भी तैनात किए गए हैं। 1,76,000 वोटर्स जो है वो आज अपना सॉरी आपको काट रहा हूं बीच में, ये बताइए यहाँ पर आप हैं, कुछ इलाके के लोगों से भी आपकी मुलाकात या बातचीत हुई होगी, ये बताइए कि फील क्या है, लोग बिरादरीज़म की बुनियाद पर वोट देंगे, कुछ पार्टी का एलिमेंट भी आपको नजर आता है? यहाँ पर देखने में तो ये आया है, जो हमारी बात हुई है सुबह से लेकर अब तक लोगों से, वो ये है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के 2 उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबल हैं, वो वोट जो है वो तकसीम होने का भी खदशा है और तीसरा उम्मीदवार जो है वो इसका फ़ायदा भी उठा सकता है। लेकिन बरादरीज़म जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और बरादरीज़म ही यहाँ पर जो है वो आज सारा दिन नज़र आएगा और इस इलेक्शन पर भी असरअंदाज होगा। राजा मोहम्मद अफजल जो हैं उनकी पोजीशन जो है वो थोड़ी वो स्ट्रांग नज़र आ रही है, जो हमारी बात हुई मुख्तलिफ हवालों से। और चौधरी खादम जो हैं वो भी कुछ कम नहीं, क्योंकि उनके जो बेटे मोहम्मद चौधरी नदीम खादिम हैं वो दोहरी शहरियत की वजह से नाहल हुए, लेकिन वो सिटिंग MPA भी हैं। वो अपनी जगह पर क्लेम करते हैं कि उन्होंने बहुत से काम करवाए हैं। और राजा मोहम्मद अफजल जो हैं वो अपनी जगह क्लेम करते हैं कि उनके 2 बेटे जो है वो MNA हैं इस वक्त। अच्छा, ये क्यों नहीं दिया मुस्लिम लीग? मियां शायद ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून ने किसी को टिकट क्यों नहीं दिया? जो हमारी बात हुई है वो उसके मुताबिक ये है कि चौधरी राजा मोहम्मद अफजल ने अप्लाई ही नहीं किया टिकट के लिए, और दूसरे जो उम्मीदवार हैं जब उन्होंने अप्लाई किया तो वहाँ पर मियां नवाज शरीफ आए तो उन्होंने वहाँ पर यह हुआ कि टिकट ओपन कर दिया जाए। जब वहाँ पर एक जिरगा की सूरत थी, जो यहाँ पर लोग कहते हैं कि जिरगा की सूरत हुई, तो वहाँ कहा गया कि टिकट को ओपन कर दिया जाए, जो जीतेगा वो आम इलेक्शन में उसको ही टिकट मिलेगा और वही मुस्लिम लीग नून का नामजद उम्मीदवार होगा। अच्छा, शायद यहाँ पर कुल पोलिंग स्टेशन कितने बनाए गए हैं इस हल्के में? शाजिया, यहाँ पर 150 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो देही इलाके हैं उनमें 78 हैं और शहरी इलाकों में 72 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और 59 पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास है, बाकी नॉर्मल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद आपका। जितने हल्कों में भी इलेक्शंस हो रहे हैं रेंजर्स तैनात की गई है और कुछ इलाकों में तो स्कूल में छुट्टियां दे दी गई हैं। हमारे नुमाइंदे शरीफ जोया भी चीचा वतनी से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शरीफ जोया, यहाँ पर किस किस उम्मीदवार के दरमियान मुकाबला हो रहा है? जी, यहाँ पर जो है वो 3 जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं, जिसमें जो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं जाहिद इकबाल, जो कि पीपल्स पार्टी की जानब से गुज़श्ता जो इंतखाबात हुए थे उसमें MNA मुंतखब हुए थे और दोहरी शहरियत के बायस जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी अब अपनी तब्दील की हुई है, वो मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर उम्मीदवार हैं। इसी तरह जो आज़ाद उम्मीदवार हैं राय हसन नवाज, जिनको यहाँ पर तहरीक इंसाफ की भरपूर जो है वो हमायत हासिल है और यहाँ पर चूँकि एक फैमिली और बरादरीज़म भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और जो गुज़श्ता इंतखाबात हुए थे उसमें भी जो है राय अजीजुल्लाह ने जो है वो जो मद्दे मुकाबल जाहिद इकबाल थे उनका बड़ा सख्त मुकाबला किया था और 5000 वोटों की जो है वो लीड हुई थी। उस दौरान भी जो है काफ़ी टफ कंपटीशन देखा जा रहा था। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार अली फरीद काठिया जो हैं वो यहाँ पर हैं उम्मीदवार इस हल्के में NA 162 में। लेकिन यहाँ पर जो अभी मुकाबला, जो हमारे लोगों से बात हुई है, जो हमने पूरे शहर की सूरत हाल देखी है, तो मुकाबला राय हसन नवाज और जाहिद इकबाल के दरमियान देखा जा रहा है और यहाँ पर तवक्को ये
जाहिर की जा रही है कि इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला होगा। यहाँ पर जो है वो 297 के करीब जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और यहाँ पर अभी इंतजामिया की जानब से भरपूर जो है वो इंतजामात की जो है वो बात की जाती रही है, लेकिन अभी जिस पोलिंग स्टेशन पर हम लोग मौजूद हैं उसके करीब ही जो है पोलिंग स्टेशन नंबर 24 है, वहाँ पर अभी इंतजामात नहीं हो सके हैं। प्रिजाइडिंग और पोलिंग अमला यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी तक वहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका है। अभी चूंकि सुबह का वक्त है, इसलिए जो वोटर्स की तादाद है वो इतनी ज्यादा यहाँ पर अभी देखने में नहीं आ रही, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वोटर्स की तादाद जो है वो नजर आएगी और पोलिंग स्टेशन पर जो है वो रश नजर आएगा। और चूंकि खास तरीन इलाका साहब ये बताइए कि आपने ये राय हसन नवाज के खासतौर पर, क्योंकि हर आदमी देख रहा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, तो वहां पर तहरीक इंसाफ की सपोर्ट तो हासिल है, लेकिन क्या आपको नजर आ रहा है कि जो कैंपेन है उसमें तहरीक इंसाफ का जो स्लोगन है वो पूरी तरह इस्तेमाल किया गया है? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ का स्लोगन इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर राय हसन नवाज के जितने भी बैनर पोस्टर्स लगे हुए हैं वहाँ पर ना सिर्फ तहरीक इंसाफ उस पर नुमाया है, बल्कि बाज़ जगहों पर तो इमरान खान के साथ भी वो जो है फोटोज लगाई गई हैं और जहाँ पर उनका जो ऑफिस बनाए गए हैं वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के बाकायदा तौर पर जो पार्टी परचम है वो वहाँ पर अवेजा किए गए हैं। और इसलिए ये शहर में जो है वो तहरीक इंसाफ को कैश करने की जो राय हसन नवाज की तरफ से जो कोशिश है वो की गई है। और यहाँ पर जो नज़र यही आ रहा है कि तहरीक इंसाफ अपने यहाँ पर वोट जो है वो कास्ट करेगी और इस आजाद उम्मीदवार जो बजाहिर आजाद उम्मीदवार हैं इनको मुकम्मल तौर पर जो है वो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शरीफ। जो ये आपका सक्कर चलते हैं एक रिजवी के पास, उनसे पूछते हैं कि यहाँ किन के दरमियान मुकाबला हो रहा है। जी अहकर। हमारे पास यहाँ पे नौशरो रोड 3 का एरिया है जहाँ पर डॉक्टर अहमद अली शाह जो रुकने सूबाई असेंबली थी उनकी सीट खड़ी हुई थी तोड़ी शरीयत के मामले पर। तो उसके बाद जो है 103 खास उम्मीदवार हैं जो अहकर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, हम आपको दोबारा कॉल करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इंतजामात बड़े सख्त किए गए, रेंजर्स भी कुछ इन इलाकों। अभी जो राय हसन की आपने बात की, इसमें लोगों का पता चलेगा कि वो तहरीक इंसाफ पर कितना ज्यादा ट्रस्ट करने जा रहे हैं। देखिए ये बड़ी एक अहम बात, पहली दफा है ये कि वो तहरीक इंसाफ, वैसे इस तरह पहली दफा नहीं है, ये इन्होंने जो मुल्तान में जो हुआ था वहाँ पर भी यही इन्होंने किया था मुकाबला, जहाँ पर गिलानी साहब जीते थे। तो वो जो मुखालिफ उम्मीदवार वो तहरीक इंसाफ के थे, लेकिन उन्होंने उनको इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़वाया था, सारी जमातें एक हुई थी, वहाँ पीपल्स पार्टी जीत गई थी। जब जीतते हैं फिर पार्टी में शामिल, हाँ फिर पार्टी। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि ये इलाका जो है ना इसमें कुछ शहरी इलाका भी शामिल है काई साहब, जहाँ पर कहा यह जाता है कि नॉर्मली जो तहरीक इंसाफ है वो शहरों में बड़ी पॉपुलर है, यूथ में बड़ी पॉपुलर है, और कुछ उसका देही इलाका है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, पंजाब का ये सेंटर बनता है। तो यहाँ से अगर तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है, भले वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी आया, अगर उसकी कामयाबी होती है तो इसको तहरीक इंसाफ एक अपनी बड़ी ग्रीन सिग्नल होगा तहरीक इंसाफ की आगे बढ़ने का। क्लेम करेंगे कि हम आगे आ रहे हैं, और साइकोलॉजिकली बड़ा वो इसमें उनको बूस्ट डेफिनेटली मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कुछ और नुमाइंदों से बात हो, एक ब्रेक के बाद। सक्कर में एक रिजवी से बात करते हैं। यहाँ पर किन किन के बीच में मुकाबला और सख्त मुकाबला है, क्या इंतजामात के बारे में भी बताइए। यहाँ पे PS 21 है, नौशरो रोड 3 का ये हल्का है, जहाँ पे डॉक्टर अहमद अली शाह जो कि रुकने सूबाई असेंबली थे, दोहरी शरीयत के मामले पर इनके सीट नशिस्त खाली हुई। तो अब यहाँ पे जो अहम मुकाबला है, और क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये एक हल्का ऐसा भी अहमियत रखता है कि इस वक्त यहाँ पे NPP की जानब से इब्रार शाह है जो कि वहाँ पे उम्मीदवार हैं, और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से सैयद सरफराज शाह हैं। तो इस वक्त जो यहाँ पे जो सूरत हाल वो देखने आ रही मजबूरी तौर पर कि MQ सपोर्ट करिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जबकि कौम परस्त फंक्शनल लीग, शहीद भुट्टो और जो दीगर जमातें जिन्होंने RS बनाया था सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ, तो उन्होंने NPP को जो है सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। तो लिहाजा जो है ये इंतखाबात के जरिए एक तो ऐसे ये भी मालूम पता चलेगा कि सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का अवाम पर कितना असर पड़ा है, और आगे के जनरल इंतखाबात की भी तैयारी कहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा अगर मैं ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि ये बिल्कुल एक तरह का ये बताएगा हमें कि जो लोकल ऑर्डिनेंस है, लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस, उस पर सिंध के अवाम क्या कहते हैं। ये बताइए कि जो कैंपेन चली है
उस कैंपेन में जो ये जो इशू है ये सामने फ्रेम होके आया है, इसी इशू पर इलेक्शन हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। इस हवाले से तो हम कहीं नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ इस इशू पर हो रहा है। जनरली तौर पर जो दूसरा उम्मीदवार एनपीपी की जानिब से उसको हिमायत इस वजह से दी गई कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत में है, तो तमाम उनके कॉम्पस्टों के पास उस वक्त कोई साउंड या स्ट्रांग ऐसी पोजीशन नहीं थी कि वो खुद अपना कोई उम्मीदवार खड़ा कर सके। लिहाजा जो है यहाँ पर एक तो बिरादरियों का चक्कर भी होता है कि बिरादरियों की जानिब से जो है वो अपनी अपनी बिरादरियों के एक मौजूद शख्स जो है, बासर शख्सियात ठीक है, में खड़ी होती है, उनको सपोर्ट मिल जाती है। बहुत शुक्रिया एक रिजवी आपका। शाम 5 बजे तक ये पोलिंग जारी रहेगी। जैसे जैसे इसके रिजल्ट्स पे आएंगे, जो हालात वाक़यात होंगे, दुनिया न्यूज़ अपने बुलेटिन में आपको अपडेट करता रहेगा। मुझे एक सवाल पूछ नहीं पाया, एक सैयद इब्रार शाह हैं और एक सैयद सरफराज शाह है, तो ये क्या एक ही क्लैन के हैं? ये सवाल इंटरेस्टिंग हो सकता था। एक पीपल्स पार्टी के और एक एनपीपी के। जाहिर है वो पार्टी के तुला है, लेकिन वो उनकी हैकर की ये बात जो है ना, वो मुझे वो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि वो अभी नेशनलिस्ट जो हैं सारे वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए और उन्होंने आके कहा कि जो लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस है उसने सिंध को डिवाइड कर दिया। करने के लिए क्या रह गया? यही है ना लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस के बारे में उनकी क्या सोच है। एक कॉलर है शेर बहादुर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। समी साहब से बात करनी मैंने। कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम समी साहब। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है सर? ठीक है जी जी सर। वो इधर हमारे भाई फरू में एक नुमाइंदा आपका दुनिया न्यूज का अब्दुल रज़ाक, उसको परसों स्पीकर के हवारियों ने बड़ी शदीद तरीके से मारा, उसको लंबे पा के जमीन पे बहुत तशद्दुद किया उस पर। ना पुलिस वालों ने कुछ सपोर्ट की, ना डॉक्टर मिला। इधर पहले एक दफा आप इधर आए थे, आपने थोड़ा सा एक्शन लिया था, आपने प्रोग्राम अपने में बात की थी, तो नजायज पर्चे और गुंडागर्दी से जान छूटी रही। अब वो उन्होंने काम फिर तेज कर दिया। तो अब्दुल रज़ाक जो है वो मंशियात फरोशी के खिलाफ नुमाइंदगी कर रहा था आरपीओ जुल्फकार चीमा साहब के कहने से भी, और आपने वो जो नुमाइंदगी वैसे वो बड़ी साफ नुमाइंदगी करता है, तो उसका गुस्सा हुआ था जो सिटी ने साथ मिलके ये सारा ड्रामा करवाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेर बहादुर। ये इनकी बात सही है। मैं मलिक रज़ाक से कल मेरी दफ्तर में मुलाकात हुई थी, उनको पट्टियां बंधी हुई थी और सामने नज़र आ रहा था कि उनके साथ बड़ा तशद्दुद हुआ है, और उनके साथ एक और भी उनके साथी थे, वो भी उनकी भी पसलियां जो हैं वो उनमें दर्द थी और गालबन वहाँ पर भी वो फ्रैक्चर था। ये सही कहा, हम गए भी थे वहाँ पे, और मैं इस पे हम लोग काम कर रहे थे और कल हम इस पर करना चाह रहे थे। आज ही आपने ये बात करके तो ये वो देखें, ये काई साहब, ये सहाफ़त कितना मुश्किल है पेशा कि अगर आप सच्चाई को सामने लेके आते हैं तो वो जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उनका वो हल्का है, तो स्पीकर साहब पे भी बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो अगर उनके हमायतियों का नाम आ रहा है तो वो अपने नाम को क्लियर कराएं इस हवाले से। और जो इंतजामिया है, जिन लोगों ने कहा यह जा रहा है कि वो उनके हमायती हैं जिन्होंने उनको उन पर तशद्दुद किया है, इस बात का अभी कोई सबूत तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ये बड़ा जरूरी है क्योंकि जो स्पीकर साहब हैं वो बड़ा एक उनका अपना नाम है, तो उनका ये काम है कि वो इसको क्लियर करें। इस पोजीशन को इस तरह से क्लियर हो सकती है कि जिन लोगों ने मलिक रज़ाक पर तशद्दुद किया उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, फिर प्रोसिक्यूशन जो है पूरा वो चार्जेस प्रेस करे और वो जो मुल्जमान है वो कैफे किरदार तक पहुंचे, तो इससे उनका नाम क्लियर हो सकता है। कैसे आपकी खबरों की तरफ आते हैं शाजिया, ये खबर हम कल भी लेना चाह रहे थे, और जो जिस तरह से मैंने कहा कि बड़ी हार्श स्टेटमेंट उन्होंने दी है IMF वगैरह ने, और फिर हमारा लोन का और जो हमारे कर्ज़ों का मामला है दोबारा से उन्होंने मेंशन किया है, जो 2012 की IMF की मॉनिटर रिपोर्ट 2012 है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 30.2% के करीब जो है हमें पैसे दरकार है अपने GDP के जो इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। 6.5% हमारा बता रहे हैं जो डेफिसिट होगा हमारे जो बजट आ रहा है। अच्छा, अब ये जो सारी सूरत हाल है, अगर आप देखें कि हमारा जो डिस्कोर्स चल रहा है, इलेक्शन में हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अभी रिसेंटली हमारी इकनॉमिक टीम ने मुलाकात भी की है IMF से, और उन्होंने अब बड़े सख्त जवाब दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी आपको पिछली दफ़ा $11 बिलियन का आपका हमारा मामला हुआ था, 8 साढ़े 8 आप ले गए, मगर आपने वो कंडीशनैलिटीज़ जो हैं उनको उस तरीके से लागू नहीं किया, सब्सिडीज़ आपने विदड्रॉ नहीं की, आपने टैक्स नहीं लगाया, वैट का मसला था, GST का मसला था। अब ये बड़े मेहनत इकनॉमिक जो जिस तरीके से मैनेज की गई है इकॉनमी, तो जाहिर है उसका एक क्वालिटेटिव असर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और इसमें
एक और फिर गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसा भी स्टेप नहीं लेना चाहती इलेक्शन ईयर होने की वजह से कि कोई वो अनपॉपुलर हो, मगर ये पैसे तो कहीं से आने हैं। फिर एक रास्ता रह जाता है कि जनाब हम फिर से अमेरिका बहादुर से बात करें। ऐसे जब भी मामलात आए तो हमने अमेरिका से कहा कि जी जरा IMF को सर्जनिश कर दें या हमें कोई थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस दे दें, मगर ये कोई हल नहीं है। और हम ये देखते हैं कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हम फॉलो करते रहे, जिस तरीके मिसाल के तौर पर इकोनॉमी, जैसे हम कहते हैं कि इस पार्टी में अपना कोई इकोनॉमिक जो है वजीर ही नहीं था। पहले वो तरीन साहब आ गए, उससे पहले रिक्वेस्ट की गई, PMLN के जो डार साहब हैं वो पहले आए फिर वापस चले गए, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है काम। उसके बाद अब हफीज शेख साहब बैठे हुए हैं। तो ये जो सारा है मामला, कि जो सबसे असल मामला था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद थी, उसका इकोनॉमिक मंशूर, उस पर कोई बात नहीं हो रही। और बात क्या हो रही है, और फिर हम इस तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या मंजर खुलेगा आने वाले दिनों में जब इलेक्शन करीब आएगा? और फिर क्या 3.8 मिलियन लोग जो हैं उन्हें आप टैक्स नहीं कर सके, आपने उन पे टैक्स बेस वो कह रहे हैं बढ़ाओ, वो आप नहीं बढ़ा पा रहे, और फिर आपके पास ले दे के क्या रह जाएगा कि आप GST लगाएं, वैट लगाएं, या इनडायरेक्ट टैक्सेस या यूटिलिटी बिल्स को आप बढ़ाते चले जाएं। तो ये इलेक्शन में ये भी शायद कोई इशू बन सके। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने खबर डिस्कस करनी है जनरल क्या नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनकी स्टेटमेंट आई है कि दुनिया इस बात का अदराक करे कि कितनी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान ने, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो अफ़गान जो मफाहमती अमल है ना, जिसको अफ़गान हुकूमत जो ओन करेगी, वही बेसिकली ऐसा मफाहमती अमल है जो चलना चाहिए, और हम भी उसको सपोर्ट करते हैं। अब इसकी एक बैकग्राउंड है, पिछले चंद हफ्तों से बड़ी एक हेक्टिक डिप्लोमेसी हुई है काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान का हिसाब। उसमें ये सामने बात आई है कि इस वक्त जो करज़ई हैं अफ़गानिस्तान के सदर, उनके भी बहुत सारे मामलात पर वाशिंगटन से इख्तलाफात थे। मिसाल के तौर पर उनका ये कहना है वाशिंगटन को कि ये जो आप हमारे यहाँ चाहते हैं कि एक 3.5 लाख की अफ़गान नेशनल आर्मी हो, इतनी बड़ी फ़ौज हम नहीं रख सकते क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं है कि हम उनको फीड कर सकें, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ डॉलर इसके लिए चाहिए। लेकिन और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका की जानिब से ये जो कहा जा रहा था, उन पर प्रेशर था कि आप नेटो ममालिक से दरख्वास्त करें कि आप मज़ीद यहाँ पर फ़ौज को रहने दें, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमारे हालात ऐसे नहीं हैं। फिर एक और बात है काजी साहब कि वहाँ पर जो नाइट ऑपरेशंस होते थे जिसको नेटो और अमेरिकन फोर्सेस करती थी, उसकी बड़ी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस करके करज़ई ने वो भी रुकवा दी हैं, वो ख़त्म करवा दी हैं। और इसके अलावा जो उन्होंने बगराम में जेल में जो सारे कैदी अमेरिका के तसल्लुत में थे, वो सारे उन्होंने अफ़गानिस्तान हुकूमत के हवाले करवा लिए हैं, और उनमें से बहुत सारों को छोड़ दिया है ताकि जो रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस है उसको आगे किया जा सके। तो पाकिस्तानी हुकाम ने भी बड़ी मीटिंग्स की हैं, जनरल इशफाक परवेज़ कियानी भी वहाँ पर गए थे, और बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान ने भी नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन से माजूरी का इजहार किया था ना, वो भी उसकी बुनियाद भी काजी साहब ये बनी थी कि 2010 में जब कंधार पर ऑपरेशन हो रहा था ना, तो उस वक्त करज़ई ने कहा था कि जिस अंदाज से आप ऑपरेशन करना चाहते हैं हम इसे नहीं करने देंगे। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इस वक्त पाकिस्तान और हामिद करज़ई साहब के दरमियान तय हो रही हैं। उनकी जानिब से भी रेजिस्टेंस है, और पाकिस्तान ने भी अभी एक तरफ तो बड़ा अच्छा ये किरदार अदा किया कि जब अभी अफगान यहाँ पर आए थे, रब्बानी साहब जो उनके पीस काउंसिल के सरबराह हैं, और उन्होंने कहा कि आप कैदियों को रिहा करें, तो 8 जो लोअर कैडर के अफगान जो तालिबान कैदी थे वो पाकिस्तान ने रिहा भी किए हैं ताकि रिकन्सिलिएशन प्रोसेस हो। और इसके साथ ही पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को ये वाजे किया कि देखें आप अपने पाँव पर खड़े हों, आप भी ये जो मफाहमती अमल है उसको यहाँ की रियलिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए बनाएं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि अमेरिका तो 2014 में यहाँ से चला जाएगा, तो उसके बाद ये सारा जो इस वक्त सिचुएशन है उसको हमने संभालना है। तो अच्छा, इसका फ़ायदा ये हुआ है इसका इस सारी हिकमत अमली का कि कुछ अमेरिकन भी उसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि वो, मैं ये तो नहीं कहता कि प्रेशर में आए हैं, वो बात सुनने के लिए आमादा हो गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी वो जो सारा स्ट्रेटेजिक बहुत सारे मामला थे, इंटेलिजेंस शेयरिंग और दूसरे, वो फुली तौर पर उनको रिस्टोर कर दिया गया। तो बड़ी अहम वहाँ पर डिप्लोमेसी हुई है जिसमें जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने बड़ी एक ज़बरदस्त वो उन्होंने ये बात की है कि
अफगान मफाहमती अमल को सपोर्ट हम करते हैं, लेकिन उस मफाहमती अमल को जिसको अफगान हुकूमत ओन करती है और जो यहाँ की रियलिटीज को मद्देनजर रख के बनाया जाता है। तो ये जी कॉलर है हमारे साथ सऊदी अरब से सलमान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सर से मेरा बात करनी थी, मतलब कीजिए। जी जी वालेकुम सलाम। क्या आ रही जी ठीक जी। मैं सऊदी अरब से सलमान तबस्सुम बोल रहा हूँ, और बरादरी से मेरा तल्ले भी। अस्सलाम वालेकुम जी, बोलिए 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 जी। आवाज अगर आप अपने टीवी की आवाज को बंद कर दें तो हम सुन सकते हैं। बिल्कुल जी, बंद कर दिया सर। पहले तो आपको जो क्या था दुनिया न्यूज के, आपको मुबारक हो पूरी टीम को। आपकी दुनिया न्यूज बहुत अच्छी है। हम इसको बकायदा सुबह इंशाल्लाह फजर की नमाज के बाद 8 दिन पहले आपका प्रोग्राम चलता था, देखते थे, आपको दुआ में याद रखते हैं। तो बात सर ये है, हमारा 30 सितंबर को एक फंक्शन हुआ था कोट बरादरी का। इमरान सरफी को हमने सदर मुंतखब किया था, इमरान सरफी को। तो आपका एक नुमाइंदा हमारे जिला खुशाल में तकलीफ कहता बागा, वहाँ का एक नुमाइंदा आया था, उनको हमने उसको बुलवाया था आप हमारी खबर की दुनिया न्यूज पे, ठीक है जी। उसके साथ हमसे तो 4,500 रुपया भी ले गए और आज तक भाई उन्होंने हमारी वो खबर नहीं चलाई। तो मेहरबानी करें, आपका बहुत अच्छा इदारा, हम इसे बहुत पसंद करते हैं। देखो गहरे गैर में बैठकर हम आपको सुन रहे हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जरा प्लीज आप उनसे नोट सुने, उनको पूछे ये क्या मामला, क्या अपने। देखिए आपने ये जो मामला, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने ये जो मामला बताया ये बड़ा संगीन मामला है और मैं आपको ये बिल्कुल वाज़े तौर पर बता दूं कि दुनिया न्यूज़ पे जो कवरेज है उसका कोई पैसा नहीं। ये चैनल आवाम के लिए चैनल है और अगर किसी ने ये हरकत की है तो उसने यकीनन एक ऐसा काम किया है जो बिल्कुल इखलाक से गिरी हुई बात है। हम इसका भरपूर नोटिस लेंगे। हमारे जो मैनेजमेंट है वो भी इस प्रोग्राम को सुन रही है, खुद हम भी इसको परस्यू करेंगे। जिसने दुनिया न्यूज के नाम पर पैसा लिया है उसका यकीनन दुनिया न्यूज से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा और ना ही उसका हमसे कोई ताल्लुक है। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने ये पॉइंट आउट किया, ये हमारी मदद की आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी शोबे में चले जाते हैं तो अपनी हरकतों से उस शोबे को भी बदनाम करते हैं, उन इदारों को भी बदनाम करते हैं। तो इसका भरपूर हम एक्शन लेंगे और बिल्कुल कतई तौर पर उसका दुनिया न्यूज की ये कोई पॉलिसी नहीं है कि हम कोई कवरेज के लिए कुछ पैसे लें, बल्कि मैं इनकरेज करूंगा जो भी हमारे नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर किसी को भी किसी जगह पर इस किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो प्लीज हमसे कॉल भी करें, हमारे वैसे भी हमें इत्तला दें। बिल्कुल इस तरह के लोगों की दुनिया न्यूज में कोई गुंजाइश नहीं। एक और कॉलर है अमेरिका से, सईद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जरा समी इब्राहिम साहब से बात करनी है। जी जी इरशाद। समी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इरशाद। जनाब अली माजरत के साथ आपने लफ्ज सुना होगा हेलो, मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो गई। कैसे साहब आपकी खबर की तरफ आते हैं? अच्छा, मैं दूसरी स्टोरी जो थी ये एक पार्स लेबोरेटरीज, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस करूं, PARC, उन्होंने 115 सैंपल्स टेस्ट किए जिसमें से 19% जो एप्पल्स थे, 28% सिट्रस था, स्पिनच था 28%, और इस तरह से बहुत सी चीज़ें जिनमें ऐसे टॉक्सिक्स पाए गए हैं। अब फिर जब मैंने स्टोरी को मज़ीद एक्सप्लोर किया तो पता चला कि ये कहानी यहीं तक, यही नहीं कि सिर्फ हम ये इस किस्म की खुराक खा रहे हैं, हम पे जो पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं बहुत से मुल्कों ने, जिसमें 2 किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन का स्टैंडर्ड है कितने टॉक्सिक्स के होने चाहिए, उसमें भी हम बहुत सारी अपनी जो प्रोड्यूस है उसमें पूरे नहीं उतरते। इसी तरह US जो है उसकी जो अब ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन और और अमेरिका ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमें बैन कर रखा है और हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। शाजिया, जब अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे स्टोरी पे बात कर रहा था कि ये मुल्क जहां हम रह रहे हैं, ये जिस तरह मैं कहता हूँ कि 1947 से पहले पूरे सब कॉन्टिनेंट का तकरीबन 40% से ज़्यादा गल्ला उगाता था। ये दुनिया की ज़रखेज़ तरीन ज़मीन है और हम एक ऐसे इकनॉमिक क्राइसिस में हैं कि आज फिर बेगिंग बाउल उठा के चले जाएंगे IMF के पास पैसे लेने के लिए, जो हमें देंगे और देंगे ऐसी शराइत पे कि वो इतनी शर्मनाक होंगी और वो इस अवाम के खिलाफ होंगी। और जो हमारे रूलिंग एलीट पे ये जो शोबे हैं इनको कौन देखेगा? हम 18th अमेंडमेंट को भी देख रहे हैं। असल काम क्या है एक हुकूमत का कि जो खुराक इस मुल्क के लोग खा रहे हैं, मैं हैरान हुआ। मैं आपको इसमें से कुछ बताता हूं कि जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो सिफरी हैं, जिसमें मसलन वीट है या कुछ चावल की बात किस्में हैं, मगर बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिसमें ऐसे टॉक्सिक्स मौजूद हैं। अच्छा, 100 और इसमें 122 एक्सपोर्टेबल पाकिस्तानी
फूड प्रोडक्ट्स वर रिजेक्टेड इन 2002 में उन्होंने हमारी 122 एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स को उन्होंने रिजेक्ट किया। 2003 में 146 को किया और ये इसकी तादाद बढ़ती रही और अब तकरीबन 2006 में 127 फूड प्रोडक्ट्स हमारी उन्होंने बैन कर रखी हैं। अच्छा चलें, ये तो हमारे पैसों का जो है ज़िया है और हम ज़ाहिर है हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा हमारे खिलाफ होता है, उसकी वजह कि हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मगर हम अपनी आबादियों को क्या खिला रहे हैं। अच्छा, ये मतलब आप बहुत इश्यूज हम उठाते हैं, जो प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारे मीडिया के जो खबरनामे हैं उसमें कौन सी खबर लीड होती है और कौन सी खबर कहाँ होती है। तो ये है इशू कि एक जदीद दुनिया में 21st सेंचुरी में हम अपने लोगों को और हाँ, इसमें एक और बात कि उसमें खबर में यह भी बताया गया समी साहब कि डेकेड से कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया जो, और एक फूड अथॉरिटी जो है, फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, एक इदारा बना था जिसने बाद में फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी में बदल जाना था, वो नहीं बदली। तो वो चीज़ जो हमने 3 दफ़ा खानी है जिसमें हमारी ज़िंदगी की बुनियाद। और फिर एक और बात, ये मैं एक और बात समी साहब का कि ये सिर्फ मैंने नहीं खानी, ये राजा साहब ने भी यही खुराक खानी है, ये जरदारी साहब ने भी यही खानी है खुराक, क्योंकि जो ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी मासूमियत है, जो टमाटर में टॉक्सिक्स हैं, या तो फिर बाहर से इंपोर्ट करवा, आप उनकी हर चीज को अलग रखते हैं, इंपोर्ट करवा ले। लेकिन बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द रूलिंग एलीट जो है वो सारे तो बाहर। अच्छा, मैं इस पे आप ये इशू है, कोई किसी ने उठाया, किसी ने कोई बात की इस इशू पे, और बात किस पे हो रही है वो आपके सामने है। नहीं, अब मैं जो आपने ये बात कही ना, ये बड़ा अहम इशू है आपने जो उठाया, लेकिन इसके साथ ही आपने दूसरे जो अहम इश्यूज हैं ना उनको बिल्कुल जीरो कर दिया। खुद आपने बयान फरमाया कि उन्होंने कहा है कि 10 साल में कोई कानून साजी नहीं की गई, 10 साल में इस हवाले से। अब आपने फिर साथ ही ये कहा कि मामला ये जी 18th अमेंडमेंट है, ये है, ये जो सारी कानून साजी है, ये जो सारे दूसरी तरमीम की जाती हैं वो इन्हीं चीज़ों को बेहतर करने के लिए की जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ों में तो कानून साजी ही नहीं हुई, और जहां पर कानून साजी मौजूद है वहां पर अमल दरामद नहीं किया गया। ये जो इशू हमारे साथ है ये भी बड़ा अहम इशू है, जो दूसरे काम है वो भी निहायत अहम इशू है, क्योंकि जो कारोबार सल्तनत चलाने का जो तरीका है, आप जो ऑर्डिनेंस सिंध में ले आए उससे दूध और शहद की नहरें निकाल लें, उस पर आप इलेक्शन कर लें। आप कर क्या रहे हैं फ्रॉम द डे 1 जब से आप अंदर आए हैं, नॉन इश्यूज पे आप खेल रहे हैं। कौन बनेगा वजीर आजम, अब क्या है, इलेक्टेबल चाहिए, अब क्या है, अब आप इलेक्शन स्ट्रेटजी, आपकी एनर्जी कहां जा रही है कि सिंध के अंदर कौन आपके ये स्ट्रेटजी नहीं है कि सिंध में रोटी ठीक खा रहे हैं या नहीं, सिंध में फलां सीट पे इलेक्टेबल कौन है, भले वो 526 पार्टियां बदल के आया। बात यह है कि ये बैंकरप्सी है रूलिंग एलीट की, वो उन्हें अपनी आंख से आगे 5 इंच से आगे नजर नहीं आ रहा। ये जो इश्यूज हैं ये वो लोग करते हैं जो जदीद सोच के प्रोग्रेसिव लोग हों। ये तो माजी की कुव्वतें हैं, माजी से बाहर निकलेंगे तो ये करेंगे, और ये अगर कानून बना भी लेंगे तो उनमें खुद समी साहब मान गए कि ये एहलियत ही नहीं है कि अपना बनाया हुआ कानून पे भी अमल कर सके। तो ये इशू इतना सादा नहीं है, ये इशू एक सिस्टेमिक फेलियर है, एक क्लास की बैंकरप्सी है जो तारीख में आके ठहर गई है और हम जहर खाने पे मजबूर है। और ये हम सारी गुफ्तगू इसीलिए कर रहे हैं ताकि आवाम को ये पता चल सके कि माजी की कुव्वतों की बजाय आपने नए खून को इलेक्ट करना है, आपने उन लोगों को आगे लेके आना है और इन इश्यूज पर वोट देना, और अगर हमने नए खून को टिकट दे दिए तो प्लीज उन्हें इलेक्ट कर लीजिएगा, हम तो ये कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर इजाजत दे तो इन्होंने इसी तरह की टॉक्सिक, जो आपने जिस तरह की खबर की है, मैंने वो जिक्र किया था इब्तिदा में पोलियो वैक्सीन का। आपको पाकिस्तान के हवाले से जो मॉनिटरी जो एडवाइजरी बोर्ड है उसने ये कहा है कि पाकिस्तान से निकलने वाले हर बच्चे और हर एडल्ट पर पाबंदी लगाई जाए कि वो पोलियो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेकर आएँ। और अगर ये मामला कायसा इसी तरह चलता रहा तो मई 2013 में ये जो सिफारिशात हैं ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी गुज़श्ता चंद दिनों में जो बलूचिस्तान है वहाँ पे किला अब्दुल्ला और पशीन से पोलियो का जो एक वायरस उन्होंने डिटेक्ट किया है वो सबीन लाइक टाइप 2 वायरस है, जो इंतहाई ख़तरनाक वायरस जिसको बताया जाता है। इसमें नाइजीरिया और अफगानिस्तान भी हमारे साथ शामिल हैं, जो एडवाइजरी बोर्ड ने ये रिपोर्ट दी है कि इन 3 ममालिक पर पूरा पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान की तारीफ भी थोड़ी सी की है कि यहाँ पर इन लोगों ने बेहतरी करने की भी कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट क्या आ रही है बलूचिस्तान के इलाके में? तो रुकावट इन इलाकों में ये आ रही है काई साहब कि वहाँ पर जो मिलिटेंट तंजीमें हैं उन्होंने बाकायदा अपने सेल कायम कर लिए हैं और ये कहा है कि इनको आप वैक्सीन जो है पोलियो की वो ना इस्तेमाल करने दें। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इंतज़ामिया जो है वो पूरा इसको यकीनी बनाएं, अवेयरनेस पैदा करें, क्योंकि अगर इसको हमने काबू नहीं किया
तो ये एक तो हमारी बच्चों की जानों को खतरा, माजूर बच्चे होंगे, दूसरा आने वाली नस्लें खराब होंगी, दूसरा जो आप पर किसी सेहतमंद आदमी ने भी ट्रैवल करना है, आपने कहीं जाना है तो एक आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ट्रैवल आपका लिमिटेड हो जाएगा, बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए जरूरी है कि दिस इज द टाइम। साहब इस मुल्क के 98.9% लोगों ने तो कोई ट्रैवल नहीं करना, आ जाएगी प्रॉब्लम जिन्होंने आना जाना, जो टिकट खरीद सकते हैं बेचारे बाहर, तो उनके लिए मसला। मैंने एक स्टोरी करनी थी, मेरे ख्याल वक्त ही रहा, चलें कल करेंगे। कल मियां साहब की जो स्टेटमेंट है ना कालाबाग डैम के हवाले से भी, वो जो डॉक्टर खलील साहब ने बात करनी थी, हम कल बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए हमें फीडबैक दीजिए, खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह।